अब इसके बाद है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ है अभी तक हमने देखा कि जहाँ पे दो वेक्टर होते हैं वहाँ पे हमने ट्रायंगल लॉ का यूज़ किया और पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ किया। ठीक है, तब जैसे दो वेक्टर है तो इसका ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, इसका क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया। तो दो वेक्टर कहीं पे भी होगा तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो हम इस तरह से रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रिजल्टेंट इसका फाइंड कर सकते हैं। अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर क्या है? दिस लॉ इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एंड इज यूज्ड टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर से ज़्यादा वेक्टर होंगे तो उसको जो ऐड करते हैं वो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a number of vectors can be represented both in magnitude and direction by the sides of an open convex polygon taken in the same order, then the resultant is represented completely in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. पॉलीगन का मतलब है कि दो से ज़्यादा जहाँ पे साइड होगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए, ठीक है, अब मान लिया जाए जैसे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, या चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले सिखाता हूँ। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। ठीक है, मान लिया फोर्थ वेक्टर ये है। लेट दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। चार वेक्टर हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ए बी का रिजल्टेंट निकालना है। तो ए बी का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब कि आर इसको 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए बी का रिजल्टेंट हो गया, मतलब ए बी का जो इफेक्ट होगा वो R1 के इफेक्ट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो मतलब ए बी को हटा दीजिए, अब R1 काम करेगा। अब R1 सी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये R1 C1 का R1 और सी का रिजल्टेंट होगा एंड दिस इज R2 फैक्टर। फिर ये जो R2 और D है इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। सो फाइनल रिजल्टेंट R आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पे और बताया गया है, लेट ए बी सी डी आर 4 वैक्टर्स एक्टिंग एट द पॉइंट O एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक पॉइंट पे 4 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, A B C and D. These vectors can be represented both in magnitude and direction by the side AB, BC, CD and D respectively of a polygon ABCD taken in the same order. ये चारों क्या है? सेम ऑर्डर में है। अच्छा, इसको यहाँ पे लिया गया है, इसको यहाँ पे, ये देखो, ये है तुम्हारा, ये देखिए, ये यहाँ पे इसकी हम बात करें। देखिए, ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर बी हो गया, ठीक है, ये वेक्टर सी हो गया, ये सभी क्या है? सेम इन ऑर्डर में है। वेक्टर डी हो गया। फाइनल जो रिजल्टेंट आया है वो क्या है? अपोजिट इन ऑर्डर है। अब कैसे हम फाइंड करेंगे? पहले ए बी का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ए बी का रिजल्टेंट ये आ जाएगा। फिर ये रिजल्टेंट और सी, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा। फिर इसका रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट आया, और ये डी, इसका रिजल्टेंट ये मिल जाएगा। तो इस तरह से फाइनल रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन हम लेंगे तो आपको समझ में और आ जाएगा। सो रिजल्टेंट आर इजकल टू, अगर हम बात करें तो इसका रिजल्टेंट लेट R1, तो R1 इजकल टू कितना हो जाएगा? A प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये R2 बोलते हैं तो R2 इजकल टू कितना हो जाएगा? R1 प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। और R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू वेक्टर A प्लस वेक्टर डी। तो इसी तरह से हम सीधे लिख सकते हैं कि टोटल जो रिजल्टेंट हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE के बराबर हो जाएगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो पॉलीगन लॉ ज़्यादा नहीं है बच्चे, पॉलीगन लॉ में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉलीगन लॉ जो है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ट्रायंगल लॉ का एप्लीकेशन ही है एक तरह से बोल लीजिए, और पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। आपको ट्रायंगल लॉ आ गया तो बाकी सब आपको आ जाएगा। अब है लामीज़ थ्योरम। क्या होता है? अगर एक पॉइंट पे 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है B और तीसरा वेक्टर ये C है। ठीक है, और अगर इसके बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ पे बीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे गामा एंगल बन रहा है, तो लामीज़ साहब ने ये कहा, ठीक है, कि इट स्टेट दैट इफ़ देयर 3 फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेज, दैट इज। तो इस तरह से जो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इसके सामने वाला जो एंगल है, तो ए अपॉन साइन अल्फा। इसी तरह से अगर बी वेक्टर लेते हैं, ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसके सामने वाला जो एंगल है बीटा, तो साइन ऑफ बीटा हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू
सी अगर वेक्टर लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इसके सामने जो एंगल है गामा, साइन ऑफ गामा हो जाएगा। तो ये लामीज थ्योरम अप्लाई करने के लिए याद रखना है। ये फोर्सेज जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो वहाँ पे बड़ा रोल इसका है, ठीक है। तो ए अपॉन साइन अल्फा इसकल टू बी अपॉन साइन बीटा इसकल टू सी अपॉन साइन गामा आपको इस तरह से हम फाइंड करते हैं अगर फोर्सेज वगैरह होते हैं या एंगल गिवन होते हैं तो इस तरह से, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। व्हाट इज़ कम्यूटेटिव? अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हम कर सकते हैं। मतलब कहीं पे अगर a प्लस बी लिखा हुआ है और अगर किसी बच्चे ने b प्लस ए लिख दिया तो दोनों इक्वल ही हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जो फॉलो करता है इसको कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रूफ करके दिया हुआ है कि दिस इज़ वेक्टर a एंड दिस इज़ वेक्टर b। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी। तो यहाँ पे देखो अगर हम a और b इन दोनों को लेते हैं, मतलब कि इसको और इसको लेते हैं तो r इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, a प्लस बी। लेकिन अगर इसको और इसको लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए। तो रिजल्टेंट तो सेम ही होगा, ठीक है। तो आप a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए लिखिए, दोनों इक्वल हैं। इस तरह के लॉ को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, को फॉलो करता है वेक्टर का एडिशन लॉ। नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? जैसे अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का सम पहले कर लिया, तीसरे का बाद में किया, या इस वेक्टर को पहले रख दिया, इन दोनों वेक्टर को पहले ऐड कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला आपका नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब इस कैसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। तो और ये तीसरा वेक्टर यहाँ से ये सी है। नाउ अगर हम पहले ए और बी को ऐड कर दें तो ए प्लस बी आ जाएगा, फिर सी को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा हो सकता है कि पहले बी और सी को ऐड कर दे। कोई बच्चा हो सकता है कि पहले बोले कि सर हम बी और सी को ऐड करेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा और फिर ए को ऐड करेगा, ठीक है। तो ए तो ऐसे ऐड करेगा, ए प्लस बी प्लस सी को पहले ऐड कर लेगा, फिर बाद में ए को इस तरह से ऐड करेगा। तो इस तरह के मतलब रिजल्टेंट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला इस तरह से भी नहीं है। तो इस लॉ को जब ए प्लस बी एंड प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, एम अगर किसी वैल्यू से, अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये मल्टीप्लाई दोनों वेक्टर में होगा, ए में भी होगा बी में भी होगा, तो एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये तीन लॉ हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं किसको किसको फॉलो करता है ये बताइए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये कभी कभी आ सकता है। इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को।